अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग CS619 के SRS के डॉक्यूमेंट को कैसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप लोग स्प्रिंग सेशन के अंदर CS619 का प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप developerbano.com को लाजमी विज़िट करें। अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता कि आपने प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है, आप लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आके अपना अकाउंट साइन अप करें। और प्रोजेक्ट के सेशन में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे इस सेशन के सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। आप सर्च करके अपना प्रोजेक्ट, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं कि आपके सुपरवाइज़र कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप खुद प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो आप टेक्नोलॉजी रोड मैप के अंदर आके लर्न मोर पे क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे लेक्चर्स लेके अपने प्रोजेक्ट को खुद बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास फ्रंट एंड के भी लेक्चर्स हैं, पाइथन के भी लेक्चर्स हैं, PHP के भी लेक्चर्स हैं, ASP.NET के भी लेक्चर्स हैं। और अगर आप लोग पेड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो सिंपली आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर पेड प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अपने चार्जेस वगैरह व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द SRS डॉक्यूमेंट, हमने SRS डॉक्यूमेंट की वीडियो पहले भी इस चैनल के ऊपर पोस्ट की हुई है। अगर आप लोग पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं, थॉरली हर चीज़ को समझना चाहते हैं, तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अब SRS को बिल्ड करने के लिए आपने मेक श्योर करना है कि LMS से आप लोग अपने टेम्पलेट को डाउनलोड कर लें। SRS के एक साइड पे आपने टेम्पलेट की फ़ाइल को रखना है, आपने इसी टेम्पलेट के अंदर सारा कुछ करना है और मोस्ट ऑफ द टाइम आप कॉपी पेस्ट कर रहे होगे अपने काम को। और एक साइड पे आपने अपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन फाइल को ओपन कर लेना है। अब हम इसी सेशन के एक प्रोजेक्ट की SRS डॉक्यूमेंट को बना रहे होंगे। अब आपका अगर ये वाला प्रोजेक्ट नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपनी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन फाइल को चेंज करना है, बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सेम ही रहेंगे। अब SRS के पहले पेज के ऊपर हमें कहा गया है कि आपने अपना टाइटल लिखना है, आपने अपनी ग्रुप ID लिखनी है और आपने अपने सुपरवाइज़र का नेम लिखना है। सो हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के टाइटल को कॉपी करते हैं, इन एरोस के अंदर आके इस टाइटल को पेस्ट करते हैं। मेक श्योर करते हैं कि लास्ट पे जो ये ग्रेटर देन लेस देन के साइंस हैं इसको हम रिमूव कर दें। ग्रुप ID आपको आपके LMS के ऊपर ही मिल जाएगी। अगर आप अपने LMS के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे टॉप के ऊपर आपको आपकी ग्रुप ID मिल जाती है। फॉर दिस केस हम यहाँ से यही ID को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और सुपरवाइज़र का नेम भी आपको आपके LMS के ऊपर ही मिल जाता है। आपने सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। ऑल्दो ये वाले प्रोजेक्ट के ये वाले सुपरवाइज़र नहीं है तो हम ये वाले सुपरवाइज़र का नेम चेंज करके शेख इसरार अहमद रख देते हैं, कुछ इस तरह से। अब आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया। सेकंड पेज पे रिवीजन हिस्ट्री आ जाती है। यहाँ पे आपने अपनी करंट डेट देनी है, जो फॉर्मेट आपको दिया गया है इसी के अंदर आपने डेट लिखनी है। तो हमारा जो डेट होगी वो कुछ इस तरह आएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर आपने डायरेक्टली ये वाली एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। आप इसको वर्डिंग वगैरह को चेंज भी करा सकते हो ChatGPT से, इट्स अप टू यू, लेकिन आप ये भी पेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है। और ऑथर के अंदर आपने अपनी स्टूडेंट ID वगैरह लिखनी है। तो हम यहाँ पे एक रैंडम स्टूडेंट ID लिख लेते हैं, राइट, रैंडम लिख लेते हैं, या ये जो बच्चे की स्टूडेंट ID है इसी को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने मेन काम के ऊपर, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। अब स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होता है? स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट डिफाइन करता है कि हमारे प्रोजेक्ट क्या क्या करता है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। आपने सिंपली अपनी डिस्क्रिप्शन फाइल को कॉपी करना है। आप टूल्स तक भी कर सकते हो, टूल्स के पहले पहले तक भी कर सकते हो। ChatGPT के ऊपर आना है, इसको ये वाली सारी डिस्क्रिप्शन देनी है और लास्ट पे आपने इसको प्रॉम्प्ट देनी है एक जनाब। मैंने सारी की सारी प्रॉम्प्ट्स आपके लिए यहाँ पे जनरेट करवाई थी और लिखी थी। आपने सिंपली इसको कहना है जनरेट कर दो हमारे लिए स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट का सेक्शन हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए फॉर्मल एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल के अंदर। एंटर प्रेस करेंगे और ये हमें हमारे प्रोजेक्ट की स्कोप के बारे में बता देगा। आपने सिंपली इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अब मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मेक श्योर कि आप अपनी वर्डिंग वगैरह थोड़ी बहुत चेंज करें या टेक्स्ट को ह्यूमनाइज करें, विच वुड बी बेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमारा स्कोप कंप्लीट हो जाता है। आप इसके दरमियान स्पेसेस वगैरह अगर देना चाहो पैराग्राफ के दरमियान तो दे सकते हैं।
अब ये स्कोप क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि मेरा सिस्टम एग्जैक्टली करता क्या है। जब यूज़र इंटरेक्ट करते हैं तो किस किस तरह के यूज़र इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसमें किस किस तरह के फीचर्स हैं और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं एग्जैक्टली। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाती हैं फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं कि आपका सिस्टम क्या क्या कर सकता है फंक्शनली, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं, आप इसको कह सकते हो परफॉर्मेंस फीचर्स, कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर 1000 से ज़्यादा यूज़र्स साइन अप कर सकते हैं, ये इसका एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। या एक ही वक्त पे 10,000 यूज़र उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, ये इसकी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। मतलब जिस तरह व्यू की एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी कि जब भी आपका रिजल्ट आता है तो आपके एलएमएस के ऊपर लाखों बच्चे आके रिजल्ट देख सकते हैं, ऑल दो वो अक्सर क्रैश कर जाता है तो उनकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये कंप्लीट नहीं होती, लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये होती है। सो आई होप यू गेट द पॉइंट। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए आपने अपनी नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देनी है, ये प्रॉम्प्ट थोड़ी सी लंबी होगी, तो कुछ इस तरह हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन को बता दिया हुआ है चैट जीपीटी को, तो ये कॉन्टेक्स्ट उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने सिंपली यहाँ पे आके कहना है कि हमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दे दो एकेडमिक स्टाइल के अंदर, और साथ इंस्ट्रक्शन दे देनी है कि मुझे जो भी कुछ आप दोगे वो नंबर्ड फॉर्म में हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नंबर्ड फॉर्म में कुछ इस तरह चाहिए कि पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एक हेडिंग आ जाए और उसके नीचे लेट से हम कह देते हैं कि कुछ शॉर्ट डेफिनेशन आ जाए, और उसके बाद इसी तरीके से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की हेडिंग आ जाए, शॉर्ट डेफिनेशन आ जाए, और नीचे उसके बाकी सारे मॉड्यूल्स आ जाए। मॉड्यूल्स का मतलब है जो भी उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसके बाद आ जाए। तो ये कुछ हमें इस तरह हमारी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह देना शुरू कर देगा। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास एक्सपैंड कर रहा है, ये वाले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हो। अगर आपको लगे कि ये चीज़ों को ज़्यादा लिख रहा है तो आप यहाँ पे आके शॉर्टन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच रिक्वायरमेंट, ये लिख के अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह की डिस्क्रिप्शन को 2 लाइंस का भी कर सकते हो, और 2 लाइंस इज़ मोर देन इनफ। तो अगेन आपने सिंपली कॉपी करना है जनाब। हम अभी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है जो मुझे लग रही है कि थोड़ी सी ऑड है, वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेरा फंक्शनल रिक्वायरमेंट का पूरा उसने नंबर्ड हेडिंग नहीं दी। अब क्योंकि ये एक हेडिंग है तो मैं मेक श्योर करूँगा कि जनाब मैं इसको हेडिंग बना लूँ। अब मैं इसको हेडिंग 1 भी बना सकता हूँ, मैं इसको टाइटल भी बना सकता हूँ, मैं इसको एम्फसाइज हेडिंग भी बना सकता हूँ। इट्स अप टू मी, ये मेरी मर्ज़ी है। तो मैं इसको कुछ इस तरह बनाऊँगा, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर हम ये सारी चीज़ें कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगेन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को यहाँ से डॉट लगा के एक प्रॉपर नंबर हेडिंग बनाएंगे, और इस तरह का हेडिंग इसको छोटी सी दे देंगे। अब हमारी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट आ जाता है जनाब आपकी यूज़ केस डायग्राम। अब यूज़ केस डायग्राम के लिए आपने प्रॉपर इसको बताना है कि आपने क्या जनरेट करवाना है। आपने इसको कहना है कि आपको यूज़ केस डायग्राम दे दे फॉर माय सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इसको पता है कि आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वही है जिसकी डिस्क्रिप्शन आपने इसको दी थी। अगेन लास्टली हमने लिखना है कि इसको एकेडमिक स्टाइल के अंदर ही दे, लेकिन इंस्ट्रक्शन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ जो कोर एक्टर्स हैं सिस्टम के वो बताए। हमें ईमेल सर्विसेज वगैरह या इस तरह के जो थर्ड पार्टी एक्टर्स हैं वो ना अंदर इंक्लूड करें, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग बना देते हैं हमारी डायग्राम को। हमने मेक श्योर करना है कि हमारे एक्टर्स के साथ जितने भी मेजर यूज़ केसेस हैं उनके बारे में हमें बता दे। हमें बता दे कि उनके एसोसिएटेड रिलेशंस क्या हैं, एक्सटेंड और इंक्लूड के। तो सिंपली आप ये सारी की सारी जो प्रॉम्प्ट है इसको देख सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक दफ़ा देख लूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अब सजेस्टेड इंक्लूड एंड एक्सटेंडेड रिलेशनशिप, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाजमी आपने अंदर ऐड करना है। ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या है।
तो ये आपको इस तरह चीज़ें बताने लग जाएगा। वो कह रहा है कि सिस्टम बाउंड्री का नेम आप ये रखें। आपके कोर जो एक्टर्स हैं वो एडमिन और कस्टमर्स हैं, यानी कि आपके सिस्टम के साथ मेनली ये दो एक्टर्स इंटरेक्ट कर रहे होंगे, और ये बारी बारी फिर आपके एक्टर्स के यूज़ केसेस आपको बता देगा कि आपके एडमिन के ये सारे यूज़ केसेस हैं और आपके कस्टमर के ये सारे यूज़ केसेस हैं। जो कॉमन यूज़ केसेस हैं जो आपके दोनों एक्टर्स आपस में शेयर करते हैं वो ये हैं, और इनको भी आपने गौर करना है, इनके ऊपर भी क्यों करना है। ये आपकी डायग्राम क्लीन साफ बनाने के अंदर आपकी हेल्प करेंगे। और लास्टली आपके पास इंक्लूड के रिलेशनशिप हैं और एक्सटेंड के रिलेशनशिप है। इंक्लूड और एक्सटेंड क्या है ये हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने कॉमन यूज़ केसेस के ऊपर आना है और इनको लिखना है। अब ये डायग्राम बनाने के लिए आपने अपनी विजियो को ओपन कर लेना है। विजियो को ओपन करने के बाद आपने मोर टेम्पलेट्स के ऊपर आना है और यहाँ पे यूज़ केस सर्च करना है। यूज़ केस को सर्च करोगे तो आपको UML यूज़ केस डायग्राम इसका ऑप्शन मिलेगा। आपने क्रिएट को दबाना है और आपके पास कुछ इस तरह का कैनवस आ जाएगा। अब सबसे पहले आपने यहाँ से सब सिस्टम को उठाना है। अब ये सब सिस्टम क्या है, इसको दूसरी ज़बान में आप सिस्टम बाउंड्री कहते हो। हमारे चैट GPT ने हमें क्या कहा था जनाब, हमने सिस्टम बाउंड्री का नाम ये रखना है, हमने रख दिया। अब अगर देखो तो सिस्टम बाउंड्री का नाम बेसिकली आपका प्रोजेक्ट का नेम ही है, ठीक है। तो ये एक तरह एक्स्ट्रा चीज़ है जो ये बता रहा है। फिर आपके पास उसने कहा कि दो एक्टर्स हैं, एडमिन और कस्टमर। आपने यहाँ से एक एक्टर उठाना है, एक साइड पे रख देना है, एक एक्टर उठाना है दूसरी साइड पे रख देना है। एक का नाम कस्टमर है और एक का नाम एडमिन है, राइट। अब लास्ट आ जाता है जनाब यूज़ केसेस की बारी। अब हम तीन तीन यूज़ केसेस लिखेंगे। पहले कॉमन यूज़ केसेस लिख लेते हैं। आपने पहले कॉमन यूज़ केसेस के ऊपर आना है। आपको पता है कि दोनों यूज़र्स एडमिन और कस्टमर रजिस्टर भी कर सकते हैं, लॉगिन भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और लॉगआउट भी कर सकते हैं। तो आपने ये वाले यूज़ केसेस को दरमियान में रखना है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे उनके नेम्स वगैरह लिख लेने हैं। जस्ट लॉग इन, फॉरगॉट पासवर्ड और लॉग आउट। अब हमने चैट जीपीटी ने क्या बताया था कि ये दोनों एक्टर्स ये सारे यूज़ केसेस को शेयर करते हैं। तो हम एसोसिएशन की लाइन लेंगे और बारी बारी अपने एक्टर के साथ इनको जोड़ देंगे। अब आपने मेक श्योर करना है कि आप स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करो। बच्चे अक्सर यहाँ पे एरो वाली लाइन लगा देते हैं, एरो वाली लाइन का आपने यूज़ नहीं करना। इसको इसके साथ जोड़ देंगे और सिमिलरली इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे और इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। अब हमारे जो कॉमन यूज़ केसेस हैं हमने वो दरमियान में लिख लिए। अब जो अनकॉमन यूज़ केसेस होंगे वो हम यहाँ पे साइड पे डाल सकते हैं। अब इसकी वजह से होगा ये कि हमारी डायग्राम क्लीन रहेगी, वो गंदी नहीं दिखेगी, ठीक है। हर चीज़ के अंदर स्पेसेस वगैरह होंगे। अब लेट से कि हम यहाँ पे एडमिन का एक यूज़ केस डाल लेते हैं, मैनेज व्हीकल सर्विसेज, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। आपको ये मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि ताकि आपको मैं इंक्लूड और एक्सटेंड के रिलेशनशिप को समझा सकूँ। और कस्टमर के केस के अंदर हम यहाँ पे मेक पेमेंट जो है इसको डाल लेते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो इंक्लूड का ऑप्शन है या एक्सटेंड का ऑप्शन है इसका क्या मतलब है। इंक्लूड के रिलेशनशिप को आप तब क्रिएट करते हो जब एक यूज़ केस दूसरे यूज़ केस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दराज के ऊपर जाते हो और कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो दराज आपसे कहता है जनाब पहले लॉगिन करें। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए लॉगिन का होना ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक यूज़ केस है ऑर्डर प्लेसमेंट, ये डिपेंडेंट है लॉगिन यूज़ केस के ऊपर। तो हम फिर उस केस के अंदर कहते हैं कि ऑर्डर प्लेस इंक्लूड्स लॉगिन। सिमिलरली अगर हमने इस केस के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई पेमेंट बनानी है या पेमेंट करनी है तो ऑब्वियसली हमें लॉगिन होना ज़रूरी होगा। तो हम कहेंगे कि मेक पेमेंट इंक्लूड्स लॉगिन। मेक पेमेंट का इंक्लूड का रिलेशनशिप है लॉगिन के साथ,
क्योंकि अगर आपने पेमेंट करनी है तो उसके लिए लॉगिन होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर ये आपकी लाइन इस तरह कट हो रही हो तो आप लाइन के ऊपर राइट क्लिक करके कर्व्ड कनेक्टर के ऊपर क्लिक करके इसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक हो गया। सिमिलरली मैनेज व्हीकल अगर करनी है एडमिन ने तो ज़रूरी है कि वो लॉगिन हो, तो इसके लिए भी हम इंक्लूड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और गौर करो आप कि आपने इंक्लूड को एरो को उसके ऊपर रखना है जिस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी होगी। तो मेक पेमेंट डिपेंडेंट है लॉगिन पे तो एरो लॉगिन की तरफ आएगा। ठीक है। सिमिलरली मैनेज व्हीकल सर्विसेज डिपेंडेंट है लॉगिन पे तो एरो लॉगिन की तरफ आएगा। अब एक्सटेंड क्या होता है? एक्सटेंड होता है ऑप्शनल केस। जब आप लॉगिन करते हो तो हर दफ़ा आप फॉरगॉट पासवर्ड नहीं करते, लेकिन आपके पास ऑप्शनली एक चीज़ अवेलेबल है कि अगर आपने पासवर्ड भूल गए हो आप, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। तो लॉगिन का पेज एक्सटेंड करता है फॉरगॉट पासवर्ड को। ठीक हो गया। सो आई होप कि आपको ये दोनों रिलेशनशिप की थोड़ी थोड़ी समझ आ गई होगी। अब वो बच्चे जिनके पास लेट से कि ये वाले सॉफ्टवेयर विजियो वगैरह इंस्टॉल नहीं होता, तो वो draw.io के ऊपर जाके सिंपली यहाँ पे UML के सेक्शन पे जाएं। UML के सेक्शन के अंदर आपको ये एक्टर मिल जाएगा, ये एक्टर की डायग्राम है। सिमिलरली आपको सिस्टम बाउंड्री अगर यहाँ पे वाज़े तौर पे नहीं मिल रही तो आपने सर्च के अंदर आना है और यहाँ पे सिस्टम बाउंड्री सर्च करना है। तो ये आपकी सिस्टम बाउंड्री आ गई। यहाँ पे आप अपने नीचे सिस्टम का नेम वगैरह लिख सकते हो जिस तरह हमने लिखा था। तो यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। अब अपने अगर आपने यूज़ केसेस वगैरह लिखने हैं तो ये आपके पास यूज़ केस का ऑप्शन है। ठीक हो गया। अगर एक्सटेंड और इंक्लूड लिखना है तो आई होप कि एक्सटेंड और इंक्लूड का भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा। एक्सटेंड ये हो गया और इंक्लूड का रिलेशनशिप यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो अगेन एरो वगैरह जिस तरह आपको यहाँ पे समझाया आप ये भी यहाँ पे रखोगे। अब बच्चे क्या करते हैं जनाब, वो इस तरह लाइन लगा देते हैं draw.io के ऊपर और ये वाली एरो होती है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी होती हैं। तो इस एरो को अगर आपने चेंज करना है, ख़त्म करना है, तो इस एरो पे क्लिक करें, ये वाले एरो के ऊपर आएँ राइट साइड के ऊपर और इसको चेंज करके स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह आप अपने draw.io के ऊपर भी अपनी डायग्राम वगैरह बना सकते हो। हम पूरी डायग्राम तो नहीं बिल्ड करेंगे, लेकिन आपने अपनी साइड पे मेक श्योर करना है कि आप सारे यूज़ केसेस बकाया भी यहाँ पे डालो और उसके इंक्लूड और एक्सटेंड के रिलेशनशिप वगैरह करेक्टली यहाँ पे डिफाइन करो। अब हमने यहाँ से अगर चीज़ों को कॉपी करना है, आपने सिंपली Ctrl+A दबाना है, सारा कुछ सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आके पेस्ट कर देना है चीज़ों को। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है यूजेस सिनेरियोज। यूजेस सिनेरियोज डिपेंड करते हैं आपकी यूज केस डायग्राम के ऊपर। अब मेरी यूज केस डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं है, आपकी कंप्लीट होगी, उसके अंदर ये सारे के सारे यूज केसेस होंगे। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट देनी है यूजेस सिनेरियो की और साथ कहना है कि प्रोवाइड करो मुझे सारे यूज केस सिनेरियोज अकॉर्डिंग टू माय यूज केस डायग्राम इन टेबल फॉर्म। हमें यूज केस सिनेरियो सारे के सारे टेबल फॉर्म में चाहिए। हमने मेक श्योर करना है कि हमारे यूज़ केस सिनेरियो के अंदर यूज़ केस आईडी हो, यूज़ केस नेम हो, डिस्क्रिप्शन हो, एक्शन हो, प्री कंडीशंस हो, पोस्ट कंडीशंस हो, एक्सेप्शंस हो, ऑथर हो। अब ऑथर के अंदर आप यहाँ पे कॉलन लगा के ChatGPT के अंदर ही इसको अपनी VUID वगैरह बता सकते हो ताकि आपका टाइम बचे। अब जो मेन चीज़ है वो ये कि आपने लास्ट में लिखना है कि आपको सेपरेट टेबल चाहिए हर यूज़ केस का और हर यूज़ केस के सेपरेट टेबल की यूज़ केस की हेडिंग होनी चाहिए टॉप पे। ठीक है। अब हमने कहा था कि हमारी डायग्राम यहाँ पे होगी, आपने अपनी डायग्राम कंप्लीट करके यहाँ पे पेस्ट करनी है जनाब और इस तरह सेंड कर देना। ये आपको आपकी यूज केस सिनेरियो के टेबल भी प्रोवाइड करने लग जाएगा। अब आपके यूज केस के सिनेरियोज जो होंगे वो मेरे से ज़्यादा होंगे क्योंकि ऑब्वियसली आपने सारे के सारे डायग्राम के अंदर चीज़ें कवर की होंगी। ठीक है। तो हम यहाँ से जब ये हमें सारा रिजल्ट दे देगा, इस सारे के सारे चीज़ को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर देंगे। अब आपके टेबल्स ये कुछ इस तरह के शो करेगा। आपने मेक श्योर करना है कि ये ग्रे लाइंस को आप यहाँ से हटा लो और ये इस तरह के जो सिंबल है इस पर क्लिक करके अपने टेबल्स को आपने बॉर्डर्स दे देने हैं। अच्छा, अगर आपकी यहाँ पे डबल बॉर्डर्स आ रहे हैं
तो इन्हीं चीज़ों को आप डीप सीक के ऊपर जाके दोबारा कह सकते हो कि अगेन प्रोवाइड मी दीज टेबल्स। ये अगेन आपको सारे टेबल्स दे देगा। आप आई डोंट नो कि ये क्यों होता है, लेकिन अगर आप डीप सीक के ऊपर से कुछ चीज़ कॉपी करते हो इस तरह, तो उसके अंदर सिंगल लाइंस आती हैं, ये डबल लाइंस नहीं आती। अगर आप देखोगे, अगर डीप सीक के टेबल के ऊपर आके मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाता हूँ तो यहाँ पे सिंगल लाइंस आती हैं। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, आई डो नॉट नो एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा होता है। तो अगर आपको सिंगल लाइंस वाले टेबल चाहिए तो आप डीप सीक के ऊपर जा सकते हो। अगर डबल लाइन वाले आपको चल जाएंगे तो आप चैट जीपीटी के ऊपर आ सकते हो। आपने बस मेक श्योर करना है कि आप ये ग्रीन लाइंस को हटा लो और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक कर लो। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका अडॉप्टेड मेथडोलॉजी। अडॉप्टेड मेथडोलॉजी के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ व्यू प्रोसेस मॉडल ही चूज़ करना है। और व्यू प्रोसेस मॉडल बेसिकली वाटरफॉल और स्पायरल मॉडल की मिक्स्ड वर्जन है। अगर आपको वाटरफॉल और स्पायरल मॉडल के बारे में चीज़ें पढ़नी है या टेक्स्ट को कॉपी करना है, आपने चैट जीपीटी के ऊपर नहीं जाना, आपने डायरेक्टली गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है CS605 और यहाँ पे आके वाटरफॉल सर्च कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्टली वाटरफॉल मॉडल को आप कॉपी कर सकते हो और यहाँ पेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली आपने इसके बाद स्पाइरल को कॉपी करना है और पेस्ट करना है, और इन दोनों को पेस्ट करने के बाद, इनकी डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपने व्यू प्रोसेस मॉडल को यहाँ पे पेस्ट करना है। अब मैं अपने एक डॉक्यूमेंट से जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वहाँ से ही अपना सारा का सारा जो व्यू प्रोसेस मॉडल का टेक्स्ट है उसको कॉपी करता हूँ और आपको क्लियरली बताता हूँ कि आपने चीज़ें कैसे लिखनी है। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग के ऊपर पहले बताया हुआ है कि अडॉप्टेड मेथडोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथडोलॉजी होती क्या है। उसके बाद हमने कहा है कि हमने व्यू प्रोसेस मॉडल को चूज़ किया है और व्यू प्रोसेस मॉडल वाटरफॉल और स्पायरल मॉडल का कॉम्बिनेशन है। फिर हमने वाटरफॉल मॉडल की डायग्राम दी है और वाटरफॉल मॉडल के बारे में कुछ स्टेप्स बताए हैं कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट होता है। फिर नेक्स्ट हमने स्पायरल मॉडल के बारे में बताया और स्पायरल मॉडल के बारे में कुछ स्टेप्स बताए हैं कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट होता है। अब लास्ट पे हमने बताया कि हमने जो चूज़ किया है व्यू प्रोसेस मॉडल है और उसके रिगार्डिंग हमने एक डायग्राम बना ली है। अब व्यू प्रोसेस मॉडल किस तरह वाटरफॉल का और स्पाइरल का कॉम्बिनेशन है, वो इस तरह है कि स्पाइरल के अंदर आप जब तक परफेक्ट स्टेट के अंदर नहीं पहुंच जाते सॉफ्टवेयर की तो आप चीज़ों को रिपीट करते रहते हो। लेकिन वाटरफॉल के अंदर जब आपका एक फेज़ होता है तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट फेज़ पे चले जाते हो, फिर दूसरा फेज़ हो जाता है तो नेक्स्ट फेज़ पे चले जाते हो। आप वापस नहीं आते किसी भी फेज़ के ऊपर जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते प्रोजेक्ट को। लेकिन व्यू प्रोसेस मॉडल क्या कहता है कि आप एक फेज़ को कंप्लीट करो, रिस्क एनालिसिस करो, दूसरे फेज़ पे जाओ, दूसरे फेज़ को बनाओ। अगर कोई कंपैटिबिलिटी इशू आता है या आपको लगता है कि दूसरे फेज़ में काम करते हुए कि पिछले फेज़ में ये चीज़ एक्स्ट्रा है या ये चीज़ एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी, तो आप वेरीफाई करके पहले फेज़ के अंदर चेंज करते हो, फिर दूसरे फेज़ के अंदर उसको अगेन कंपैटिबल बनाते हो, फिर नेक्स्ट फेज़ पे जाते हो। तो आप जो स्पाइरल का और वाटरफॉल का काम होता है दोनों को इकट्ठा व्यू प्रोसेस मॉडल के अंदर कर रहे होते हो। अब लास्ट पार्ट आपका है वर्क प्लान का। वर्क प्लान के अंदर आप डिफाइन करते हो कि आपने अपना प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया था और आप अपना प्रोजेक्ट कब एंड कर रहे हो। ठीक है। अब इसके लिए आपने सिंपली अपने असाइनमेंट टैब के अंदर जाना है और अपनी डेट्स को नोट कर लेना जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और जब आपका प्रोजेक्ट एंड हो रहा है, और दरमियान वाली डेट्स भी। इन डेट्स का यूज़ करके अपनी डायग्राम को बिल्ड करोगे। आपकी यूनिवर्सिटी रेकमेंड करती है कि आप एमएस प्रोजेक्ट के ऊपर ये डायग्राम बिल्ड करो। अब रिलेटिवली ये वाली डायग्राम बिल्ड करना थोड़ा लेंथी है। अगर मैं पूरी डायग्राम अभी बिल्ड करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर आप देखना चाहते हो कि एमएस प्रोजेक्ट के अंदर ये वाली डायग्राम कैसे क्रिएट करनी है, तो आप हमारी जो प्रीवियस एसआरएस की वीडियो है उसके अंदर जाएं। बिल्कुल लास्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है कि हमने एमएस प्रोजेक्ट के अंदर ये वाली वीडियो किस तरह बिल्ड करनी है। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कोई ऑनलाइन टूल जिसका यूज़ करके हम गैंट चार्ट को बिल्ड कर सकें। सो यहाँ पे आके
हम सर्च करते हैं ऑनलाइन गैंट चार्ट, और कोई भी गैंट चार्ट यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ऑनलाइन डॉट विजुअल पैराडाइम को चूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके क्रिएट योर ओन गैंट चार्ट के ऊपर आते हैं, और बारी बारी अपनी डेट्स यहाँ पे पोस्ट करते हैं। यहाँ पे आके आपने सिंपली टास्क को ऐड करना है। हमारा जो पहला टास्क है वो SRS का है, जो हमारा सेकंड टास्क है वो डिज़ाइन फेज़ का है, जो हमारा थर्ड टास्क है वो प्रोटोटाइप फेज़ है, जो लास्ट टास्क है वो फाइनल डिलीवरेबल है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, ये थोड़ी थोड़ी ये जो चीज़ें बना रहे हैं, इस चीज़ को आप टाइमलाइन कहते हो, और ये प्रॉपर गैंट चार्ट होता है। अब यहाँ पे आपने डेट्स को चेंज करना है। अब डेट्स को हमने यहाँ से नोट करना है। 11 मई को हमारा स्टार्ट हुआ था, 25 मई को हमारा एंड हुआ था। तो यहाँ पे आते हैं 11 मई, 25 मई, तो हमारी लाइन ये लंबी हो जाएगी। सिमिलरली 26 मई से 24 जुलाई तक, 26 मई टिल 24th of जुलाई, फिर 25th ऑफ जुलाई से 26th ऑफ अगस्त तक, और जो लास्ट हमारा पार्ट है वो 27 अगस्त से लेके 27 अक्टूबर तक है। 27 अगस्त से लेके 27 अक्टूबर तक। अब अगर हम इसको मंथ की बेसिस पे इस तरह क्लिक कर लें, तो ये कुछ इस तरह का गैंट चार्ट हमें नज़र आ रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करो क्रोम को, तो आपको ये इस तरह का शो होगा। अब आप इसको PDF के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहो, और इसको ओपन करके डायरेक्टली यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये ऑनलाइन टूल का काम आपने किया है, ठीक है। इसको इतनी सी बस स्क्रीनशॉट लें जिसके अंदर सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर नज़र आ जाए, और ये आपने ऑनलाइन टूल का यूज़ करके काम किया है, जो कि मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि ऑनलाइन टूल के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो यहाँ पे आप चीज़ों को ज़्यादातर डिटेल में लिख नहीं सकते। आपके सुपरवाइज़र चाहते हैं कि आपकी चीज़ें डिटेल में लिखें, और दूसरा ये भी कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ इमेज है इसके अंदर वो इतनी अच्छी नहीं आती। अब हमने इसकी PNG डाउनलोड की है, आई होप सो कि ये अच्छी हो। तो ये कुछ इस तरह आ रही है, ये काफ़ी बेहतर है पिछले वाले से। तो आपने अगर ये वाला टूल यूज़ करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप PNG को डाउनलोड करके उसका यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जो MS प्रोजेक्ट के अंदर हमने टाइमलाइन बिल्ड करनी होती है या गैंट चार्ट बिल्ड करना होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर एक गैंट चार्ट बनता है जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट का नेम लिखते हो, SRS फेज के अंदर बताते हो आपने क्या क्या किया था, उसके साथ उसके डेज आते हैं। ठीक है, उसके साथ लाइंस वगैरह बनती जाती हैं, हर टास्क आपने कितने दिनों में किया था। ये एक प्रॉपर डिटेल्ड गैंट चार्ट है, और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तो यही होगी कि थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी सी मेहनत करें, और MS प्रोजेक्ट के ऊपर और MS विजियो के अंदर ही डायग्राम्स बनाएं। क्योंकि जब आपके SRS या दूसरे डॉक्यूमेंट चेक होके आते हैं तो अक्सर आपके टीचर्स आपको चीज़ें इंप्रूव करने के लिए भी कहते हैं। तो अगर आपने draw.io के ऊपर डायग्राम बनाई होगी और गलती से अगर आप उसकी XML की फ़ाइल सेव करना भूल गए हो, तो आपको पूरी डायग्राम दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन MS विजियो वगैरह के चक्कर के अंदर आपको सिंपली इस डायग्राम के ऊपर डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे आप चीज़ों को एडिट कर सकते हो डायरेक्टली। तो जो भी गलतियाँ होंगी आप डायरेक्टली उसी डायग्राम के अंदर एडिट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है MS विजियो और MS प्रोजेक्ट का यूज़ करने का। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से प्रॉपर समझ आ गई होगी कि आपने अपने SRS को कैसे कंप्लीट करना है।
अब वो बच्चे जो पेड प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं वो दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टिल आपको इस एसआरएस के अंदर कोई इश्यूज़ हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी क्यूरीज वगैरह सारी रिजॉल्व करवाई जाएंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।